नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज मुहर्रम का दिन है, लेकिन छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले पे सुनवाई चल रही है। जी हाँ, दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी की 2 याचिकाएँ, जिनमें एक में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जो ईडी के केस में भी ऐसा ही किया था और दूसरी तरफ जमानत की याचिका उन्होंने दाखिल की, जिस पे आज छुट्टी के दिन भी सुनवाई के लिए वो खुला और सुनवाई हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग पहली ये है कि इसमें अभिषेक मनु सिंह ने इमरान खान का ज़िक्र किया, इमरान खान के केस का ज़िक्र किया, पाकिस्तान की अदालतों के बारे में ज़िक्र किया और उन्होंने तुलना की भारत की अदालतों को कहा कि हमारी अदालतें बहुत बेहतर हैं, हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत बेहतर है। केस लगभग एक जैसी स्थिति बन रही है कि उनको वहाँ से जमानत मिली इमरान खान को और उसके बाद फिर उनको जेल में डाल दिया दूसरे केस में अरेस्ट करके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी न्यायिक प्रणाली अच्छी है, बेहतर है, ये बताने का प्रयास किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। दूसरा, उन्होंने बार-बार एक शब्द का प्रयोग किया, इंश्योरेंस अरेस्ट सीबीआई का। हम लोगों के साथ हर रोज़ की तरह हमारे कानूनी विशेषज्ञ संकेत रंजन जी हम लोगों के साथ में हैं। युवा अधिवक्ता हैं, राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जेएनयू की पॉलिटिक्स भी उन्होंने की है और कानूनी विशेषज्ञ भी हैं, संकेत रंजन जी। इनसे समझते हैं दोनों पहलुओं पर और इस केस के बारे में आगे क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, इसके बाद मामला कहाँ जाएगा। संकेत जी तो पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तानी कानूनी व्यवस्था से एक तरह से तुलना की अभिषेक मनु सिंघवी ने वो क्या प्रदर्शित करने का उनका मंशा थी, उद्देश्य जो मेरी समझ में आया मैंने बताया कि शायद उनको वो ये दिखाना चाहते हैं कि 2 तरह के निज़ाम में भारत फिर भी बेहतर है, हमारे यहाँ भी प्रयास वही हो रहा है लेकिन न्यायपालिका पे हमको भरोसा है। दूसरा ये इंश्योरेंस अरेस्ट जिसकी बार-बार वो बात कर रहे हैं सीबीआई की तरफ से, ये क्या है? संकेत रंजन जी। जी, नमस्कार। देखिए ये जो उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान का उदाहरण दिया है, वो उदाहरण देने के पीछे पर्पस भी यही है, ये दिखाने का कि ये देश एक बेहतर व्यवस्था के साथ चल रहा है, यहाँ एक बेहतर कानून व्यवस्था है, यहाँ अदालतों के पास एक ऑटोनॉमी भी है चीज़ों को डिसाइड करने की, तो हम पाकिस्तान की तरह नहीं फंक्शन कर सकते, हम पाकिस्तान नहीं बन सकते। जैसे वहाँ भी देखा गया कि इमरान खान को एक अदालत ने जब बेल दी, तो उन्हें दूसरे मामले में फिर से अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसा कानून और ऐसी व्यवस्था हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, हमें इस देश में नहीं चाहिए। जैसे कि इस मामले में भी जो आप इंश्योरेंस अरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो आज की दलील में भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बार-बार दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने ये बात रखी कि ये जो सीबीआई का अरेस्ट है, जिसकी बेल की हियरिंग आज हो रही थी, ये अरेस्ट एक साधारण अरेस्ट नहीं है, ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब ईडी में बेल ग्रांट हो गया, ईडी के केस में जब राउज एवेन्यू के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल ग्रांट कर दिया, उसके बाद हालांकि मामला हाईकोर्ट से स्टे हुआ, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो कहीं ना कहीं सरकार को या प्रोसिक्यूशन को या जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व है, उन्हें ये लगा कि एक चांस तो है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट इन्हें रिहा कर सकती है। तो उन्होंने बस इस बाबत कि ये रिहाई होनी नहीं चाहिए, उन्होंने सीबीआई के केस में भी केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, ताकि इंश्योरेंस ये रहे कि केजरीवाल जी जेल के पीछे रहे, कि दैट पर्सन शुड नॉट कम आउट फ्रॉम द जेल, कि जेल के पीछे रखना ही मकसद है। इसके कारण से आप अगर एक केस में बेल लेंगे, तो हम फौरन दूसरे केस में आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये है इंश्योरेंस अरेस्ट। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी के केस से उनको जमानत मिल गई है और बार-बार दलील दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी के लोअर कोर्ट ने ये कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई और गोवा में जो कहा गया उस पैसे से चुनाव लड़ा, ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाए। तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ईडी के मामले में उनको जमानत मिली है और सीबीआई में भी अगर मिलती है तो कुछ शर्तें होंगी। सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उस तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं।
मतलब ये थोड़ा-सा जनता की नज़र में कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि एक आदमी जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, अगर आप उसको बेल दे रहे हैं, फिर फंक्शन नहीं कर सकता है। और यही एक्चुअली जो परसेप्शन एक बन रहा है राजनीतिक गलियारों में कि उनकी विरोध की जो पार्टियाँ जो सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी, वो चाहती ही ये है कि वो एज़ ए सीएम एक्ट ना कर पाएँ। ये राजनीतिक चर्चा है। इस पे आगे कभी बात करेंगे किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ चूँकि संकेत रंजन जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर ये नोट है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में फंक्शन नहीं कर सकते और बेल दे दिया जा रहा है, तो फिर कोई राजनीतिक औचित्य तो रहता नहीं है इसका? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है, उसमें उन्होंने कंडीशन वही रखा है जो उन्हें पहले एक और इंटरिम बेल मिला था चुनावों के लिए, चुनाव में प्रचार के लिए, तो वो सारे कंडीशंस एज़ इट इज़ है। उसमें कोई नया कंडीशन इम्पोज़ नहीं है, जिसमें एक कंडीशन ये भी है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाएँगे, सचिवालय नहीं जा पाएँगे, वो फाइल्स नहीं देख पाएँगे। तो एक्चुअली बेल के केस में एक ट्रिपल टेस्ट होता है। जो बेल देने के पहले साधारणतः कोर्ट देखती है कि बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर बेल को हम रूल की तरह अप्लाई कर रहे हैं और हम ये मान के कि अभी दोषी साबित नहीं हुआ तो ये इंसान निर्दोष ही माना जाएगा। तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्लाइट रिस्क कि क्या ये इंसान, ये एक्यूज़, ये आरोपी भाग सकता है, एस्केप कर सकता है, फ्लाइट रिस्क है कि नहीं। दूसरा होता है कि आप सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टेम्पर नहीं करेंगे एविडेंस को या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ईडी और तमाम एजेंसी ये साबित करना चाहती है कि चूँकि अरविंद केजरीवाल जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, देश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ना सिर्फ दिल्ली में है, बल्कि पूरे देश में भी एक इन्फ्लुएंस है और उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके या वो मुख्यमंत्री पद के ओहदे का इस्तेमाल करके विटनेस को इन्फ्लुएंस करें या एविडेंसेस को टेम्पर करें, ऐसी एक संभावना है। इसलिए ऐसे कंडीशंस हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब वो बेल से बाहर आते हैं, तो इनकी लीगल टीम एक बेल कंडीशंस को मॉडिफाई करने के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकती है, मूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ शर्तों पे एक ढील दी जाए, एक रिलैक्सेशन दी जाए जिससे वो एटलीस्ट जो दिल्ली के लोगों का जो भार है उनके सर पर, जो चुना हुआ मुख्यमंत्री होने का भार, जो इतने बड़े मैंडेट के साथ चुने जाने का जो भार है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का, उसको वो कहीं न कहीं निभा सके। ठीक है, इस केस से जुड़े फाइल्स ना देखें, वो एक कंडीशन आपको वैलिड लगता है। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री के प्रति मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है, जो जनता के उम्मीदों को पूरा करने का दायित्व होता है, वो तो कम से कम उनको देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग खड़ा होता है, बड़ा मतलब रोचक सवाल है ये मेरी नज़र में। अब देखने वालों की नज़र में रोचक है या नहीं है। एक तरफ ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब तक अपराधी साबित ना हो जाए, उसको सज़ा ना हो जाए, तब तक वो अपराधी नहीं है। राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस चल रहा हो, उसके ऊपर कोई आरोप लगा हो और वो सब जुडिश हो, उस कंडीशन में अगर उसको बार-बार अपराधी के रूप में पेश करें कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई संगठन, क्या कानून में इस तरह का प्रावधान है कि उसके खिलाफ वो व्यक्ति या उसका संगठन जाकर के कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करे या उसके खिलाफ कोई अपील करे कि जब तक भाई हमारे कानून में अगर प्रावधान है तो कानून का उल्लंघन हुआ, कानून में प्रावधान है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं होता तब तक उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। और सार्वजनिक रूप से अगर कोई बयान देता है कि वो दोषी है, वो भ्रष्टाचारी है, वो चोर है, वो बेईमान है, जबकि अभी केस सब जुडिश है। क्या इसका कोई प्रावधान कानून में है कि वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के लोग या उसका कोई संगठन जाकर के ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की अपील करे? देखिए ये साधारणतः राजनीतिक गलियारों में अगर आप देखें तो किसी के ऊपर भी आरोप लगता है तो सारे उसके जो विपक्ष के सारे लोग होते हैं, वो तो उसे उसी समय से दोषी मान लेते हैं। वो राजनीतिक और पहलू अलग है। मैं ये हाँ, जानना चाहता हूँ कि लेकिन क्योंकि वो इस देश में कुछ नया होता रहता है। नहीं, क्या दो इस दो तरह दो के कोई तरीका ऑप्शन हो है? सकता है। मानहानि के मामले को छोड़िए, मानहानि तो वही व्यक्ति करेगा जिसके ऊपर केस चल रहा है, उसके बारे में बोला गया। हाँ। लेकिन उसकी तरफ से, उसके संगठन की तरफ से क्या कोई ऐसा प्रावधान है क्योंकि पूरे संगठन को बदनाम करने की बात होती है?
तो नहीं क्या अगर संगठन की तरफ से देखिए कि अगर व्यक्ति विशेष के बारे में बात ना हो कि अगर संगठन को भी अगर आप दोषी मान रहे हैं या संगठन को भी दोषी बोल रहे हैं, पूरी पार्टी को आप दोषी बोल रहे हैं, उसके हर एक कार्यकर्ता नेता को आप भ्रष्टाचारी या ऐसा कुछ कहते हैं, तो ये हो सकता है कि आप न्यायालय को अप्रोच कीजिए और इंजंक्शन का ऑर्डर लीजिए कि आप जब तक साबित नहीं हो जाता, ऐसी चीज़ों से आपकी एक प्रकार से मानहानि हो रही है, जनता के बीच में आपकी विश्वसनीयता जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उसको खतरा हो रहा है, तो आप एक इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन देखिए साधारणतः ये मुमकिन इसलिए नहीं हो पाता है ना कि आप किनके खिलाफ लेंगे। अगर मान लीजिए आपने 4 नेताओं के नाम देकर अगर इंजंक्शन ऑर्डर भी दे लिया, ब्लैंकेट ऑर्डर जो होता है कि कहने का मतलब कि सबके ऊपर ये ऑर्डर लागू हो जाए, ऐसा कोर्ट दे नहीं पाती है साधारणतः। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी फला नेता के ऊपर ले भी लिया, तो दूसरा नेता खड़ा हो जाएगा ये बात बोलने के लिए। नहीं, एक प्रिंसिपल सेट होता है, इसकी बारे में बात कर रहा था कि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी के संबंधित कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो वो एक सवाल निकल के आया। अब दूसरा ये कि इस केस को आप आगे किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? क्या लगता है कि इतनी जल्दी इसमें कुछ कन्क्लूज़न होने वाला है, मतलब कुछ निकलने वाला है? क्योंकि प्रयास तो ये रहेगा ईडी की तरफ से जो चटपटाहट दिखाई दे रही, सीबीआई और कंबाइंड जो एजेंसीज़ हैं, इनका प्रयास तो यही है कि इसको सालों-साल खींचा जाए, लंबा खींचा जाए। आज अगर हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत नहीं मिलती है, तो अभी ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और जैसा आपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि ईडी में थोड़ा टिपिकल होता है, इसमें इतना टिपिकल नहीं है। सीआरपीसी के तहत ही इसमें सारे बिल प्रोविज़न्स हैं। तो इसमें उम्मीद है कि जल्दी बेल मिल जाएगी उनको, हाई कोर्ट से मिल जाएगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी। लेकिन तब तक वो कोई काम ना कर पाएँ, इस तरह की कंडीशन अगर उनके ऊपर लगी है और आने वाला चुनाव है, तो वो कोर्ट में जाएँगे, ठीक है, बार-बार वो अपील करेंगे कि हमको काम करने दिया जाए, हमको कुछ छूट दी जाए उसमें। लेकिन केस कितना लंबा जाता हुआ आप देखते हैं, जो एक मंशा सारी जाँच एजेंसियों की नज़र आ रही है इसको देख। देखिए, अभी तक तो ट्रायल स्टार्ट होने में काफ़ी लगता है दूरी है। ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक के बाद एक फाइल किए जा रही है। तो जब तक उस पूरी तरह से उनका इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हो जाता है और उन्हें कोई फर्दर चार्जशीट नहीं फाइल करनी होती है। जितने भी एक्यूज़ अरेस्ट हैं, उसके सबके लिए वो अगर चार्जशीट फाइल कर देती है, उसके बाद जब ट्रायल स्टार्ट होगा, लेकिन साधारणतः अगर मैं आपको बताऊँ, जो पीएमएलए के केस में होता है, तो आज भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो दुरुपयोग की इतनी बात चल रही है इसीलिए कि 90 से 95% तक केसेस में ट्रायल तो हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि ये जाँच एक एंडलेस प्रोसेस बन गया है कि एंडलेस इन्वेस्टिगेशन है कि जाँच चला जा रहा है, नए-नए एक्यूज़ आते जा रहे हैं, उनको नए पहलुओं पे जाँच करना है, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होते जा रही है। तो ईडी के केस में या सीबीआई के केस में इसीलिए कन्विक्शन का अगर रेट देखें, तो इतना लो इसीलिए है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो केस होते हैं, अभी जैसे अगर आप देखें ईडी के मामले में भी, तो जो राजनीतिक केसेस हो रखे हैं ईडी के केसेस में, उसमें ज़्यादातर या कहें बहुत हद तक सारे केसेस वो विपक्षी दलों पे ही हैं। कुछ एक अगर दूसरे दल के नेताओं पे भी थे, अब उसमें भी काफ़ी आप देख रहे हैं चीज़ें बदल रही है। कई केसेस वापस लिए जा रहे हैं, कई केसेस में समझौता हो रहा है। तो वो तो चक्कर वो ये तो वो तो एक राजनीतिक पहलू है कि मैं क इस समय खूब चर्चा में भी है। एक वॉशिंग पाउडर पाउडर है और एक वॉशिंग मशीन है। तो पाउडर मशीन में डाल के और पाउडर डाल के धो देते हैं, तो वो तो खूब चर्चा में है इस समय सोशल मीडिया पे, कि किस लेकिन तरह की अगर आप मेन बात जो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तो सबसे ज़रूरी है कि बेल मिले और कोई भी एक्यूज़ अगर जेल के पीछे है, तो उसका जो मैं हमेशा और हर कोई ये मानता है कि जो उसका आर्टिकल 21 है, उसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, वो उसका हनन हो रहा होता है। उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसकी लिबर्टी है कि वो बाहर रहे। जेल के पीछे रहना और जेल के पीछे रखना कोई मकसद नहीं होता है जब तक इंसान दोषी साबित ना हो जाए। तो एक केस में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल मिल ही चुका है। दूसरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट को भी अ, बेल अब तो चलिए हम फैसला का ही इंतज़ार करते हैं क्योंकि आज तो दलीलें हो ही गई है और बहुत जल्द इस पे फैसला आ जाएगा। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण
दलील है जिसपे हमने बात की, और कुछ एक चीजें जैसे ऐड कर सकते हैं आपकी, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात कही कि 3 ऑर्डर हमारे फेवर में है, फिर भी हम जेल के पीछे हैं। कि बेसिकली जब अभिषेक मनु सिंघवी अपने मुवक्किल के लिए बहस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी भी जेल में हूं, लेकिन मेरे फेवर में 3 ऑर्डर है। एक ऑर्डर जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुझे बेल ग्रांट किया, और 2 ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से आए। एक इंटरिम ऑर्डर जो मुझे चुनाव के समय मिला था, एक जो अभी मुझे इंटरिम बेल मिल गया। फिर भी मैं अरेस्ट होके इसलिए पीछे हूं क्योंकि इनके पास एक इंश्योरेंस अरेस्ट है, एक सेफगार्ड अरेस्ट है, जिसको इस्तेमाल करके ये सीबीआई के मामले में मुझे पीछे रख रहे हैं। लेकिन जबकि जो बेल के कंडीशन है, मान लीजिए अगर ये पीएमएलए केस की बात को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां बेल मिल चुका है, जैसे सीबीआई के केस में भी संभावना की बात है। तो जो जजेस को देखना होता है साधारणतः, जो मैं ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहा था, तो उनकी दलील में एक बात ये भी थी कि ट्रिपल टेस्ट की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली कि मैं वो फुलफिल कर रहा हूं। तभी तो मुझे, अगर मुझे 10 मई को उनका कहना था कि बेल दिया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एंश्योर किया होगा कि मैं उस ट्रिपल टेस्ट के कंडीशन को फॉलो कर रहा हूं, यानी कि मैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, या मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, मैं फ्लाइट रिस्क का इंसान नहीं हूं। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2 जून को अपने नियत जो उनका तारीख था उस पर सरेंडर भी कर दिया। तो उन्होंने एक अपना एक चरित्र भी दिखाया कि वो कानून का सम्मान करते हैं। और उस वजह को, और उसको देखकर, और दूसरा जो ये इंटरिम बेल का भी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से फिर से, उस दोनों में जब सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि मैं फ्लाइट रिस्क नहीं हूं, मैं एविडेंस को टेम्पर नहीं करूंगा, मैं बाकी चीजों को नहीं करूंगा, तो सीबीआई के केस में मैं कोई अलग इंसान नहीं हूं, मैं वही इंडिविजुअल हूं। केस 2 हो सकते हैं लेकिन इंसान तो वही है। तो और सीबीआई का केस भी कोई अलग केस नहीं है। अगर आप देखें ना, तो पीएमएलए के केस के 2 पार्ट होते हैं, जैसा मैं पहले भी बताया। एक होता है प्रिडिकेट ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस जिसे हम बोलते हैं, कि पहले एक अपराध हुआ होगा जिसे प्रिडिकेट या शेड्यूल ऑफेंस हम कहते हैं पीएमएलए के कानून में, जो ये सीबीआई का केस है, जो आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धाराओं में दर्ज है। इससे जो प्रोसीड ऑफ क्राइम जनरेट हुआ, यानी कि जो पैसे अर्जित किए गए कथित तौर पे, उसके इस्तेमाल में पीएमएलए का केस होता है। तो जब मुझे बाद वाले केस में, जहां पे बेल मुश्किल है, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि मैं ट्रिपल टेस्ट को फॉलो करता हूं, तो फिर ये मुझे लगता है कि बेल मिलने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाकी हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए संकेत जी, लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर इनके ऊपर अभी कंडीशंस लागू हैं और आप कह रहे हो कि एक बार कोर्ट में जाकर के उन कंडीशंस में रियायत मांग सकते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको काम करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट अगर अनुमति देने से इनकार करता है और अगली साल फरवरी में 2025 में, जिसमें कुछ ही महीने रह गए हैं, चुनाव होना है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं और जनता उनको दोबारा फिर मुख्यमंत्री के रूप में चुन लेती है और वो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तब की स्थिति क्या होगी? क्या वो तब काम कर पाएंगे या यही कंडीशंस उनके साथ फिर भी लागू रहेंगी? देखिए, ये तो आपने जो उठा दिया, ये बड़ा कानून की पेचीदगी वाला मामला हो गया। इसके लिए तो कि अगर वो फिर से चुने गए, तो क्या ये कंटिन्यूइंग कहलाएगा या ये एक नया टर्म की तरह देखा जाएगा? तो इसके लिए तो देखिए कोर्ट का इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी, और ज़रूर दोनों में से कोई भी साइड जाकर कोर्ट से चाहेगा कि इस चीज़ की व्याख्या करें कि क्या, अगर मुख्यमंत्री के ऊपर एक कंडीशन लगा जो अभी है, उसके बाद जब विधानसभा बर्खास्त होने के बाद फिर से अगर वो चुना जाता है, तो क्या वो कंडीशन एज इट इज रहेंगे या फिर से कोर्ट इंपोज करेगा या उसमें रिलैक्सेशन देगा? तो ये तो एक इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट हो गया क्योंकि डायरेक्टली भविष्य लॉ के में गर्व ऐसा की कुछ बात है डिफाइंड नहीं है। जी, भविष्य के गर्व की बात है, क्योंकि उस समय भी लेकिन अगर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी वो मुद्दा उठा दिया है यहाँ पे। इसको ढूंढिए, डिस्कस करिए, फिर अगले कार्यक्रम में इस पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सवाल तो ये बनता है, अगर लोकतंत्र में दिल्ली के लोग फिर से उस मुख्यमंत्री पर, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, जिसको उनकी विरोधी पार्टियां जनता के बीच में इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही हों,
कि भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, शराब का घोटाला किया है, फिर भी जनता उनको एक्सेप्ट करती है और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं। वो अदालत अगर मोहर लगा देती है तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट की राय क्या होगी, संकेत जी का कहना है आने वाले वक्त में। लेकिन एक चीज और, श्रीनिवास मगुंटा रेड्डी और राघव मगुंटा रेड्डी दो बड़े अहम किरदार हैं। मगुंटा रेड्डी वाले मामले में ये हुआ है कि श्रीनिवास मगुंटा रेड्डी से 10 बार ईडी ने पूछताछ की है। 9 बार उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, या वो मतलब इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। 10वें में अचानक से वो बोल देता है कि हाँ, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या पहले के जो 9 उसके स्टेटमेंट हैं, ये रिकॉर्ड पर होंगे? क्या कोर्ट में इसको सबमिट किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो साबित होगा कि भाई 9 बार। लेकिन अभी चूँकि इस ईडी के पास में है, क्या इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा? 9 जो है, हो सकता है 9 को ऐसा कोई प्रावधान है कि 9 को दबा दिया जाए, हम केवल 10 में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, 9वां नहीं कर, 9 को हम नहीं कर। देखिए, पीएमएलए के कानून में एक्चुअली कई सारी विसंगतियां अगर हम कहें जो है, तो उसमें से ये सारी चीजें भी हैं कि जैसे समस्या क्या आती है कि साधारण जो कानून होते हैं जहाँ पे पुलिस या सीबीआई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, वहाँ पे जो बयान लिया जाता है, वहाँ जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे आप पुलिस के सामने जो बयान दे रहे होते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, उसका कानून की नज़र में कोई आप कहें एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जो ईडी के केस में क्या होता है कि सेक्शन 50 का जो स्टेटमेंट होता है वो एक एविडेंस होता है ऑन ऑथ। जैसे हम जज के सामने जो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, अगर आप सीआरपीसी के संदर्भ में देखें तो जिसे एक एविडेंस माना जाता है, उसी तरह से उसी तर्ज पे पीएमएलए केस में सेक्शन 50 का स्टेटमेंट होता है, जो कि जज नहीं ईडी के ऑफिसर्स के समक्ष आप दे रहे होते हैं, जिसमें आप अलग-अलग बयान भी दे रहे होते हैं, जिसमें से ईडी के ऑफिसर पिक एंड चूज करते हैं कि कौन सा बयान उनके लिए सुटेबल है, उसको वो ले ले, कि 8 बयान पहले के जिसमें वो चाहते थे कोई नाम वो ना आया, और 9वें बयान में अगर वो नाम आ गया तो मैं 8 बयान को साइड कर दूं, 9वें बयान को ले लूं। तो इस पे अभी भी कानून स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है कि इस पे भी एक स्पष्टता है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आए हैं वो सारे ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए, ताकि ट्रायल कोर्ट जो भी हो वो देख सके कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि एक विटनेस की आपको क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन है कि वो 8 स्टेटमेंट में जो बातें बोल रहा था, 9वें स्टेटमेंट में अगर वो अलग बात बोल रहा है, तो कैसे हम उस विटनेस की को क्रेडिबल मान सकते हैं? उसके उसके एविडेंस का फिर एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। तो पीएमएलए के केस में जो ईडी को विशेष शक्तियां मिली, उसका कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग सा दिखता है। लेकिन चूंकि कानून स्पष्ट नहीं है, तो ईडी आज भी इस चीजों को इस्तेमाल में ला रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भी कानून है ज्यादातर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कानून हैं। पिछली बार जब यूपीए की सरकार थी उस समय आप लोगों को याद होगा कि कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो केंद्र के इशारे पे काम करता है। कोई किसी से कम नहीं है। ईडी का ये कानून यूपीए की सरकार में बनाया गया था और इसका मॉडिफिकेशन कर दिया है इस नई एनडीए सरकार ने, और वो अपने विरोधियों के ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल करने का एक प्रयास है, ऐसा कहा जा सकता है। एक अस्पष्ट कानून, और वो भी इतना खतरनाक कानून जो किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को खतरे में डालता हो, उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद करने का। अब सोचिए अगर कोई 5 साल 10 साल अगर जेल में रहता है और उसके बाद भी अगर वो दोषी साबित नहीं होता, निर्दोष साबित हो सकता है, हो जाता है, तो उसके 10 साल कौन लौटाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। ईडी का जो कानून है, पीएमएलए का जो कानून है, ईडी को जो सिर्फ पावर दी गई है, चिंता का विषय है। भारत की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में ये चीज थोड़ा-सा अटपटी लगती है कि अगर आपके हाथ में पावर है तो आप किसी का भी दमन कर सकते हैं, अपने से नीचे के तबके को आप सता सकते हैं और उसको दबा सकते हैं और जेल में रख सकते हैं। आपने देखा कि संकेत रंजन जी बता रहे हैं कि 10 में से 9 स्टेटमेंट को बाईपास करके अपनी फेवर का स्टेटमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। कहीं न कहीं बहुत खामियाँ ऐसी हैं मेरे इसमें। अभी हम लोग आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, खास तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मसले में।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की भी हियरिंग होनी है, जिसमें पिछली बार हम लोगों ने बात की थी, किस तरह से एक व्यक्ति उसको अलग कर दिया था उस सुनवाई से। ये भी कुछ इशारे करती हैं सारी चीज़ें। हम लोग इस पे आगे बात करते रहेंगे। आपके सामने जो भी तथ्य हैं वो लाते रहेंगे। इस तरह के सवाल भी उठाते रहेंगे जो इस कानून को कटघरे में खड़ा करता है। मेरे मन में जो प्रश्न आया मैंने संकेत पूछा कि क्या दोबारा अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री मान लेती है तो कानून रहेगी या नहीं? आगे और भी करेंगे बात, बने रहिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग भी नमस्कार।